और सुर्खियों के बाद अब खबरों का कंप्लीट डोज। भारत जोड़ो यात्रा देश में 82वें दिन से सफर कर रही है और मध्य प्रदेश में आज इस यात्रा का 5वां दिन रहा। इस दौरान सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। राहुल राजबाड़ा की सभा विरोधियों पर जमकर बरसे, तो वहीं इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा पर सवाल उठाने वालों को घेरा है। वहीं यात्रा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले वीडियो पर कांग्रेस घिरती भी नजर आ रही है। इस पर पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंच चुकी है, जिसमें कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक रंग ये भी दिखा जब राव में राहुल बुलेट पर सवार नजर आए। यात्रा देर शाम इंदौर के राजबाड़ा पहुंची। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पहले इंदौर की सफाई की तारीफ की। इसके लिए पब्लिक और सफाई कर्मियों को सराहा। राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि जनता के मुद्दे जब जब सदन में उठाने की कोशिश की, उनकी आवाज दबा दी गई। काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत जीएसटी, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है। इधर यात्रा को लेकर सवाल उठाने वालों को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब भी दिया। जयराम रमेश, विशाल पटेल और संजय शुक्ला मीडिया से रूबरू हुए। जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यात्रा से सभी घबराए हुए और डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई है, प्रधानमंत्री से, अलग अलग मंत्रियों से, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भी परेशानी में है, घबराई हुई है। जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे इतने युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए मिलना चाहते हैं। राहुल जी देश जोड़ रहे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो के मामले में बीजेपी ने भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत की। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने और यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी की है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका मूल उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। कारण स्पष्ट है कि उस यात्रा में 25 तारीख को राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, जिसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। श्रीमान राहुल गांधी जी पर, श्रीमान कमलनाथ जी पर, श्रीमती प्रियंका रावत वाड्रा पर प्रकरण पंजीबद्ध हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी निश्चित तौर पर, जिनकी उपस्थिति में ये नारे लगे। देखिए, जिस तरह की घटना राहुल गांधी जी की यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती पे हुई है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं इस वीडियो की सत्यता सबके सामने आए। राहुल गांधी की MP में यात्रा का भी आधे से ज्यादा सफर बाकी है। आने वाले दिनों में सियासत और गरमाने के आसार हैं। चुनावी बिसात पर मुद्दे तो कई हैं जिन पर सियासी दल एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ते और बात राम और गाय की हो तो बयानबाजी और तेज हो जाती है। और इसी मुद्दे पर गुजरात के चुनावी दौरे में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने भी उनको करारा जवाब दिया है। देखिए। चुनावी घमासान हो, प्रचार का मैदान हो और बात राम और गाय की ना हो, ऐसा हिंदुस्तान की सियासत में मुमकिन नहीं दिखता। गुजरात में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रचार अभियान में कमान संभाली। पालीताना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए वो बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में राम और गाय के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। राम और गाय को लेकर केवल काम किया है, जबकि बीजेपी राम और गाय के नाम पर कुछ नहीं करती। राम की बात तो करते हैं, काम राम का नहीं करते। गौ माता की बात करते हैं, सेवा नहीं करते। गौ माता की यदि सेवा है तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। राम की बात है, राम पर्यटन परिपथ 2200 किलोमीटर हम बना रहे हैं, उस सब का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। सियासी संग्राम के बीच आए सीएम के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार भी कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कल तक कांग्रेसी भगवान राम का अस्तित्व नकारते थे, आज दिखावे के लिए भगवान राम को मान रहे हैं। आज भगवान राम को मान रहे हैं तो ये अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, वास्तविक रूप में माने तो अच्छा रहेगा। चुनावी संग्राम में सियासत की जोर आजमाइश जारी है। ऐसे में भला उन मुद्दों पर बयानबाजी कैसे ना हो जो मुद्दे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए कभी पहले पायदान पर रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर शायद खाना खाते वक्त आपके हाथ रुक जाएं, क्योंकि बात भारतीय सेना के सम्मान से जुड़ी हुई है। सेना पर एक ट्वीट किया गया। ट्वीट किया किसने? बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने, जिसे करने के बाद ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, उनके खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में हिंदू जागृत मंच ने भावना को आहत करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अभिनेत्री ने माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन क्या ट्वीट डिलीट करने से बात खत्म हो जाएगी? एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट से शुरू हुए विवाद की एंट्री अब मध्य प्रदेश में भी हो गई। पहले शनिवार को इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने ऋचा चड्ढा के ट्वीट की शिकायत मिलने की पुष्टि करने के साथ ही मामले में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने की बात कही। साथ ही अभिनेत्री को सेना और सिनेमा में फर्क समझने की सलाह भी दी। अब ऋचा चड्ढा के खिलाफ हिंदू जागृत मंच थाने पहुँच गया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने ऋचा चड्ढा पर सेना का मनोबल कम करने और देश की जनता की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। ऋचा चड्ढा अभिनेत्री हमारी सेना के जनरल हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारी सेना तैयार है, जब चाहे हमारे जो पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी देश दुश्मन देश ने कब्जा करके रखा है उस पर जब चाहे वो वापस ले सकते हैं। उस बयान पर उन्हें रिट्वीट करा कि गर्लन से हाय। उप टिप्पणी से हमारे देश का हर भारत का नागरिक आहत हुआ है, इसलिए आज मैं थाने में एक शिकायती आवेदन देने आया हूँ। माना जा रहा है कि हिंदू जागृत मंच की शिकायत पर पुलिस एक्शन ले सकती है। इधर ऋचा चड्ढा ने ट्रोल होने के बाद माफी मांगी और अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले नहीं थम रहे हैं और अब भोपाल में ईसाई मिशनरी के लोगों पर धर्मांतरण के आरोप भी लगे हैं। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है और इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल के शिवनगर में धर्मांतरण का एक और केस सामने आया है। बजरंग दल समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। एक घर में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ गरीब परिवारों के लोग मौजूद थे। बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता भी सबूत जुटाने पहचान छिपाकर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक मिशनरी से जुड़े लोगों की तमाम बातें सुनी, जिसके बाद हिंदू संगठनों समेत पुलिस को जानकारी दी। यहाँ पहुँचे हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि करीब 400 लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन गुपचुप तरीके से कराया जा चुका है। बोला कि हिंदू धर्म को छोड़कर आप क्रिश्चियन धर्म में आइए, आपको और भी आर्थिक सहायता वगैरह मिलेगी। सख्त कार्रवाई हो, देश में धर्मांतरण नहीं चलेगा। आकाश प्रजापति है, उसकी रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से पादरी और ईसाई मिशनरी के लोगों ने बदसलूकी भी की है। मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोग मध्य प्रदेश में अब नहीं बचेंगे। धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के केस एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिससे सियासत गरमाई हुई है। कभी आपने सोचा है कि पूरी आस्था के साथ मंदिर में आप जो धन चढ़ा रहे हैं उसका क्या होता है? मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा मंदिरों में दिए जा रहे चढ़ावे के रुपए क्या वाकई सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये सवाल हाल ही में सलकनपुर में हुई चोरी के बाद उठ रहे हैं। बता दें कि सलकनपुर मंदिर में हुई चोरी की बड़ी घटना के बाद जो जानकारी सामने आई वो भी चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में सिर्फ महाकाल, खजराना, मैहर और सलकनपुर मंदिर ही एक्ट से चल रहे हैं। बाकी सभी मंदिरों का प्रबंधन किसके हाथ में है? रिपोर्ट में आप खुद देखिए। मध्य प्रदेश में 20 बड़े मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ 4 के ही एक्ट राज्य सरकार से पारित हुए हैं। इनमें सबसे पुराना अधिनियम सलकनपुर देवी धाम का है। इस मंदिर का अधिनियम मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व भोपाल राज्य की विधानसभा ने पारित किया, जो विधिवत भोपाल राज्य सलकनपुर मंदिर अधिनियम 1956 का है। महाकालेश्वर मंदिर का मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982, 2002 में मध्य प्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम 2002 और मध्य प्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना अधिनियम 2003 में पारित हुआ। इन मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख के लिए सरकार समय समय पर प्रशासक नियुक्त करती रही है। प्रदेश में मंदिरों के प्रबंध के लिए पहले से मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 और मध्य भारत धर्मार्थ निधि अधिनियम 1951 में पारित हुआ है। इसके तहत ही प्रदेश में मंदिरों की सुरक्षा और प्रबंध की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी गई। इन्हीं अधिनियम को बाद में मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थान धार्मिक भवन और गतिविधियों का विनियमन अधिनियम 2001 के तहत लाया गया। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 4 मंदिरों को छोड़कर बाकी मंदिर केवल निजी पुजारी और उनके परिवार के हवाले हैं। ऐसे में जनता के चढ़ावे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।
जिसको लेकर कांग्रेस अब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। वहीं प्रदेश की धर्मस्व मंत्री भी मानती हैं कि मंदिरों के हिसाब किताब होने जरूरी है। और इतना भयंकर घोटाला है, सारे बीजेपी के लोगों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है और ना उनकी कोई हिसाब किताब का पता है, ना ट्रस्ट है, ना कोई समिति है। जैसा पैसा आता है वैसे ही ये लोग खा जाते हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये जरूरी है, वो लोक द्रव्य है, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। मंदिरों, शासन संधारित देवस्थानों की कृषि भूमि और भवन का प्रबंधक कलेक्टर को बनाए जाने के लिए 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदेश निकाला। 2020 में भाजपा सरकार ने नियम बदल दिया। इससे मंदिरों के प्रबंध समितियों के पास दोबारा अधिकार आ गए। ऐसे में सलकनपुर की चोरी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे मंदिर समितियों के पास कितने सुरक्षित। सुधी दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। जाहिर है कि इस खबर को देखने के बाद आपके मन में आपके क्षेत्र के मंदिरों के लिए भी ये सवाल उठ रहे होंगे और अगर सवाल है तो उसका जवाब जरूर ढूंढिएगा। बढ़ेंगे आगे। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम धीमी गति से चल रहा है। दूसरी ओर करीब 10 महीने में ट्रायल भी करना है, लेकिन अधिकारियों ने ट्रायल समय पर करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दौरे पर दौरा, निर्देश पर निर्देश और आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। इंदौर में अगले साल सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल शुरू करने की कवायद चल रही है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के MD मनीष सिंह, कलेक्टर इलैया राजा, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने दौरा किया। MD मनीष सिंह ने ट्रायल रन के लिए सुपर कॉरिडोर के करीब 6 किलोमीटर के काम को जल्द पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं। हालांकि पहले चरण में 17.5 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम जल्द पूरा करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी क्विक रिव्यू किया था, एक शॉर्ट समय में रिव्यू किया था। उनका ये कहना था कि अगस्त सितंबर तक ट्रायल रेस हो जाने चाहिए। जो प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं लगभग 6 किलोमीटर का इंदौर में है और 5 किलोमीटर का भोपाल में है। जो क्रिटिकल एरियाज रहते हैं ट्रायल रन के लिए कि डिपो की कनेक्टिविटी मेन ट्रैक से हो जाए। कुछ वर्क ऑर्डर्स अभी हो जाएंगे। अभी ISBT और रेडिसन चौराहे पर मेट्रो स्टेशनों का काम तेजी से चल रहा है। वहीं लॉन्चरों की मदद से सेगमेंट भी लगाए जा रहे हैं। कंपनी पटरी बिछाने का काम करीब 3 साल में पूरा कर देगी, लेकिन इसके लिए सभी पिलर्स को सेगमेंट की सहायता से जोड़ना होगा। इसके बाद ही पटरी बिछाई जा सकेगी। बात करेंगे IBC 24 की मुहिम मिशन आजादी की। रायपुर के नयापारा स्कूल पर कब्जे की कोशिश मामले में IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। खबर दिखाने के 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्कूल परिसर को खाली करवा दिया है। वहीं स्कूल परिसर को साफ सुथरा भी करवाया जा रहा है ताकि बच्चे अब यहां आराम से खेल सकें। स्कूल के आगे वाले हिस्से में जो कबाड़ रखा हुआ था अब उसे भी हटाया जा चुका है और उस पूरी कार्रवाई से स्कूल की प्रिंसिपल काफी खुश नजर आई और IBC 24 को धन्यवाद देते हुए कहा कि सालों की मुश्किलों से उन्हें निजात दिला दी है। रायपुर के नयापारा स्कूल की यही तस्वीर है। 24 घंटे पहले हमने यहाँ पे दिखाया था कि किस तरह से स्कूल के कैंपस में गाड़ियों की पार्किंग की जाती थी, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर होते थे। हमने खबर दिखाई, मिशन आज़ाद नाम से वो खबर दिखाई और फिर आज़ादी के बाद वो तस्वीर देखिए, 24 घंटे के बाद ही तस्वीर बदली है। साफ सफाई की जा रही है स्कूल परिसर की और जहाँ पर जो पिछले हिस्से में स्कूल के पिछले हिस्से में ट्रैक्टर खड़े होते थे, जो बालू से लदी हुई गाड़ियां खड़ी होती थी, जेसीबी खड़ा किया जाता था, ऑटो और तमाम दूसरी चीजें रखी जाती थी, वो परिसर अब पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। न सिर्फ खाली करा लिया गया है बल्कि अब इस कैंपस को साफ सफाई भी की जा रही है, सजाया संवारा भी जा रहा है ताकि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं कम से कम उन्हें एक खेलने के लिए साफ सुथरा माहौल मिले। अब स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पहुंचे हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जो तस्वीर हमने दिखाई 24 घंटे पहले वो निश्चित रूप से गलत था क्योंकि स्कूल स्कूल ही रहे, वो कोई गैरेज न बने। क्या कहेंगे आप? इसमें हम ये कहेंगे कि सर ये जो आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन खाली पड़ा था काफी समय से जी। रात में गाड़ी रखते हैं, हम सुबह हटा देते हैं। अच्छा, वो गाड़ियां आप लगाते थे क्या? जी जी जी। अच्छा चलिए, लेकिन देखिए स्कूल है तो स्कूल जैसा ही रहेगा। हाँ, स्कूल जैसे रहेगी, पूरा सहयोग रहता है हम लोग का। निगम से और शासन से हमारा यही है कि उनका कहीं पे भी अच्छा उनको अगर रहवासी घर मिल जाए तो वो यहाँ से दे दिया जाए उनको। चलिए, ये भी रहेंगे, स्कूल की प्रिंसिपल है आपके हमारे साथ है, मुस्कुरा रही है आप, हमें भी खुशी हो रही है, कम से कम ये बदलाव तो हुआ। हाँ, वो आपको इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद दे रही हूँ सर जी। और ये है कि जैसा गार्डन बोले आप यहाँ, तो गार्डन तो हम पेड़ पौधे की तो मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ ना, आई हूँ तब से कर ही रही हूँ कुछ हाँ। तो बस यहाँ मतलब
24 घंटे पानी की व्यवस्था हो, तो एक बोर हो जाए, जिसके कारण फिर गर्मी में भी जैसा पेड़ पौधे लगते हैं गर्मी में सूख जाते हैं, निगम का भी नल रहता है, उससे पर्याप्त पानी नहीं हो पाता पौधों के लिए, तो एक बोर की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, तो ये एक सामाजिक सरोकार को निभाया IBC 24 ने, 24 घंटे के अंदर तस्वीर बदली, और जिसने भी इसमें मदद की सबका शुक्रिया, और सब लोगों ने अपना एक योगदान दिया, इसको खाली कराया, जिनकी गाड़ियां खड़ी होती थी उन्होंने भी खुद सपोर्ट किया और गाड़ी खाली कराई। अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो सुंदर सी तस्वीर है वो बरकरार रहे, और इसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी होने का जो सिलसिला था वो थमेगा, और कम से कम जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनको एक साफ सुथरा सा स्कूल परिसर और खेलने की जगह मिल सकेगी। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। निश्चित तौर पर शुक्रिया तो करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन चाहता तो अब भी आंखें बूंद सकता था, लेकिन उसने IBC 24 पर खबर देखी और उस पर एक्शन लिया। उन तमाम बच्चों की तरफ से प्रशासन का आभार है। और अब भूत की कहानी नहीं, भूत किस तरह से मनरेगा में काम कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुर्दे सड़क बना रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तालाब भी खोद रहे हैं और यहां तक कि चेक डैम भी बना दिया जा रहा है। यही नहीं, सब कुछ बनाने के बाद भूत पैसे भी ले जा रहे हैं। जी हां, मनरेगा के तहत मुर्दों से करीब 50 लाख रुपए का काम करवाया गया है, भुगतान भी समय पर कर दिया गया। यह अलग बात है कि जिन जिंदा मजदूरों ने काम किए हैं वो पैसे के लिए अभी भी अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मुर्दे सड़क बना रहे हैं? तालाब बनाते देखा है? शायद नहीं देखा होगा। क्या सुना है? शायद कभी कथा या कहानियों में सुना हो, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मुर्दों ने सड़क और तालाब बनाई और आकर अपने काम की मजदूरी भी ले गए? ऐसा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ऐसा एक नहीं, कई मुर्दों ने किया। आपकी तरह ही वहाँ के स्थानीय लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हैरान हैं। 5 साल के पहले मर चुका है, तो इसका कौन इसका हाजिरी बनाया है भाई? बगीचा जनपद के खखरा पंचायत के लुटेरों ने इन मुर्दों के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए निकाल लिए। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मुर्दों ने नहीं किया है ये तो उन जिंदा लोगों ने किया जिनका जमीर मर चुका है, जो जिंदा गरीबों का खून चूसने के साथ ही मर चुके लोगों के नाम पर भी पैसे खा रहे हैं। जबकि जो जिंदा लोग हैं जिन्होंने सच में इन निर्माण कार्यों में अपना पसीना बहाया, उनको आज तक भुगतान का इंतजार है। रोजगार गारंटी में काम करने जाता हूँ तो मेरा नाम से पैसा नहीं निकलता है, तो मरा हुआ आदमी का उसमें पैसा आहरण हो जाता है। अब 50 लाख से ज्यादा के इस घोटाले का मामला सामने आ गया तो सभी हैरान हैं। मगर सवाल ये है कि मनरेगा से इतनी बड़ी राशि निकाल दी गई और किसी को पता कैसे नहीं चला? क्या कोई निगरानी व्यवस्था नहीं है, या फिर निगरानी वाले भी भूत में विश्वास करते हैं? इस जिम्मेदारों का जवाब भी आप सुनिए। लोग घूम के ऑडिट किए तो उसमें हम लोग को पता चला कि मृत व्यक्ति से भी लोगों ने मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर पैसा आहरण कर लिया गया है। जांच के लिए हम लोगों ने आदेश दे दिए है और उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। इसको हम लोग जल्दी से जल्दी जो पैसों की वसूली की कार्रवाई है वो करेंगे और इसमें आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस किसी ने पैसे खाए इसकी जांच होगी। चूंकि मामला मुर्दों से जुड़ा है तो हो सकता है कि कुछ अधिकारी उनकी गवाही की भी मांग करते और ऐसे में लंबा खींचतान हो सकता है और ऐसे में ये मामला लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भूतों के नाम पर हुई इस चोरी में शामिल लोगों का भविष्य जेल में जरूर बीते। रमेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 पत्थलगांव। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र बरगवा स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन बैंक में शनिवार की सुबह हुई 8 करोड़ के सनसनीखेज डकैती के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। दोनों आरोपी मंडला जिले के निमास से पकड़े गए हैं। वहीं लुटेरों की धरपकड़ के लिए IG खुद पूरे सर्च ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। वहीं कटनी SP सहित संभाग के कई SP और बड़ी संख्या में पुलिस बल कुंडम के जंगलों में डेरा डालकर कल रात से ही सर्चिंग अभियान चला रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी विकास बर्मन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिस तरह से पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है, एक सफलता भी हाथ लगी है, 2 आरोपी गिरफ्त में है, क्या कुछ और खुलासा भी हो? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से अभी कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस भी उन्होंने CCTV फुटेज के
मीडिया को प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि लुटेरे किस तरीके से बैंक पर घुसे और बैंक की निगरानी करते हुए, जो कि बाहर गेट पर 2 लोग खड़े हुए थे निगरानी करते हुए, और कुछ लोग अंदर हैं जो कि तिजोरी खोलकर उनसे से सोना निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो पकड़े गए आरोपी हैं उनकी भी फोटो प्रोवाइड कराया गया है पुलिस के द्वारा। उसमें देखा गया है कि साफ जो कि चेहरे दिख रहे हैं जो उन्होंने लूट में शामिल थे, और जो भी गिरफ्तार हुए हैं लूट पे दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जब पुलिस ने बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमें सिर्फ हायर किया जाता था कि हमको इस वारदात को अंजाम देना है, और उसके बाद जब से ही लूट की वारदात होती थी ये सभी अलग अलग हो जाते थे, और उसके बाद हमें उनके ये नहीं पता होता था कि हमारे साथ कौन था और किस लूट में क्या क्या हुआ था। ये करीबन यहाँ पे 6 लोग जो कि बैंक के अंदर घुसे हुए थे, 2 लोग बाहर निगरानी कर रहे थे और 4 लोग लूट के अंदर थे, और उन्होंने पूरा लूट को ये वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल विकास, और जिस तरह से सोचे समझे तरीके से पूरे स्ट्रैटेजी के साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ और जगहों में भी ये लोग मणिपुरम गोल्ड बैंक को ही लूटने की साजिश कर रहे थे। क्या इसका अर्थ है कि कुछ और खुलासा भी होते जाएंगे इसमें अब? जी, मैं आपको आप बात बहुत सही बोल रही हैं कि और भी खुलासा होना बाकी है इस मामले में, क्योंकि ये एक छोटा सा मामला नहीं है, सिर्फ कटनी जिले में लूट नहीं हुई है, ये पूरे इंडिया में जो इन लोग मणिपुरम गोल्ड के जो बैंक थे उन्होंने वहां पर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। करीबन अभी ये भी पता चल में आया है कि जो इसका मास्टरमाइंड है जो बिहार में है, अभी जेल में बंद है, और वो जेल के अंदर से ही पूरी चीज ये पूरा रैकेट चलाता था। पूरी इंडिया में ऐसे गिरोह हैं उसी से जुड़े हुए हैं जो कि मणिपुरम गोल्ड से गोल्ड बैंक है वहां पे लूट की वारदात को देते थे। अभी तक करीबन उन्होंने 300 किलो करीब सोना चोरी किया हुआ है, लूट की गई है, और कई कैश भी वहां पर बरामद किया गया है, और ऐसी कई बड़ी लूटें, मतलब ये कटनी की तो बहुत छोटी है। अभी कुछ दिन पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की मणिपुरम गोल्ड में बैंक में वहां पर लूट की है, और करीबन 300 किलो सोना जो कि उन्होंने लूटा है। बिल्कुल विकास, उम्मीद करते हैं कि जब आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं तो अब कुछ और खुलासे हों और इन लूटों को रोका जा सके। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि इसी तरह का एक केस ये भी सामने आया था जहां पर सिद्धू मूसेवाला केस में भी जेल में बैठ के एक आरोपी पूरी प्लानिंग भी कर लेता है और उसे एग्जीक्यूट भी कर लेता है। कई सवालों को जन्म देती है ये बातें और इस तरह की खबरें। नजर बनाए रखिएगा और देखते रहिए IBC 24।